Hello students, I Ravina welcome you to our YouTube channel Smart Study Approach. Here you will find question related to RRB, NTPC, SBI clerk, constable and all competitive exam related questions. Here I have wrote a series of questions related to the subject of biology. So let's start. First question is कौन सा जीव प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन इज कवक, जानवर, पौधे, प्रोटोजोआ. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, पौधे. ठीक है, अब हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कैसे जिम्मेदार है. प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन यानी ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं. यह प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांगों में होती है जिनमें क्लोरोफिल होता है. और अगर हम देखें कि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कवक एक परपोषी जीव है और मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं. वे प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं. जो एनिमल्स होते हैं वह भी परपोषी है. परपोषी मतलब वो स्वयं से अपना भोजन नहीं बनाते हैं, वो दूसरे पर निर्भर होते हैं. वह प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं. और भोजन के लिए अन्य जीवों का उपभोग करते हैं. वे प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं. और प्रोटोजोआ है, अधिकांश प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं. कुछ शैवाल जो प्रोटिस्टा जगत में आते हैं प्रकाश संश्लेषण करते हैं लेकिन प्रोटोजोआ नहीं. सो राइट ऑप्शन हो जाएगा पौधे. नेक्स्ट वन इज कौन सा हार्मोन महिला प्रजनन चक्र को नियंत्रित करने में मदद करता है? सो ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन, थायरोक्सिन. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, प्रोजेस्टेरोन. अब जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो और एस्ट्रोजन महिला प्रजनन चक्र को नियंत्रित करने में मदद करते हैं जिसमें ओव्यूलेशन और मासिक धर्म शामिल होता है. जो ऑप्शन में दिया गया है टेस्टोस्टेरोन वह पुरुष प्रजनन चक्र को नियंत्रित करते हैं. जो इंसुलिन होता है वो इंसुलिन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं जो कि पैनक्रियास से रिलीज होते हैं. और जो थायरोक्सिन होता है वो थायरोक्सिन चयापचय को नियंत्रित करता है. नेक्स्ट वन है कौन सा वैज्ञानिक विकासवाद के जनक फादर ऑफ इवोल्यूशन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है ग्रेगर मेंडल, चार्ल्स डार्विन, लुईस पाश्चर या अल्बर्ट आइंस्टाइन. सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स डार्विन. अब चार्ल्स डार्विन क्या है? उन्होंने विकासवाद के जनक के रूप में जाना जाता है. उन्होंने प्राकृतिक चयन द्वारा विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा. अगर हम इसमें देखें कि ग्रेगर और मेंडल ने किसके जनक है वो, तो आनुवंशिकी के जनक है. इसी रूप में इनको जाना जाता है. जो लुई पाश्चर है लुई पाश्चर एक सूक्ष्म जीव विज्ञानी थे जिन्होंने पाश्चुरीकरण और टीकों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया. ठीक है. जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो एक भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत को विकसित किया. तो यहाँ पर पूछा गया है कि विकासवाद के जनक, सो वो हो जाएंगे चार्ल्स डार्विन. नेक्स्ट वन है मानव शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? यहाँ पर ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज करके भी पूछ लेते हैं कि मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं. तो अगर ओनली गुणसूत्रों की बात की जाए तो वो 46 होते हैं. और अगर जोड़ी के रूप में पूछा गया है तो वहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 23. ओके. मानव शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं. कुल 46 गुणसूत्रों के लिए इसमें 22 जोड़ी ऑटोसोम और एक जोड़ी सेक्स गुणसूत्र XX या XY शामिल है. और अगर हम देखें कि यहाँ 44 ऑप्शन में दिया है तो ऑटोसोम की कुल संख्या होती है 44. 46 जो होता है मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों की कुल संख्या है, ना कि जोड़ियों की संख्या. और यहाँ पर 22 दिया हुआ है ऑटोसोम्स यानी गैर सेक्स गुणसूत्र की जोड़ियों की संख्या है. सो राइट ऑप्शन हो जाएगा 23. नेक्स्ट वन है कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग की रोकथाम में मदद करता है? कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग की रोकथाम में मदद करता है? ऑप्शन इज विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी.
सो राइट ऑप्शन इज विटामिन बी। इसके बारे में हम हमारी पिछली श्रेणी में बात कर चुके हैं, जिसमें हमने विटामिन से संबंधित प्रश्नों को देखा था। सो यहाँ पर स्कर्वी रोग की रोकथाम के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा विटामिन सी। अगर हम विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी समूह विभिन्न चयापचय कार्यों में भूमिका निभाता है। जो विटामिन ए होता है वह दृष्टि, प्रतिरक्षा और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। अगर विटामिन डी की बात करें तो कैल्शियम अवशोषण और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट वन है, कौन सी प्रक्रिया कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन इज प्रतिकृति, अनुलेखन, स्थानांतरण, उत्परिवर्तन। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी स्थानांतरण यानी ट्रांसलेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राइबोसोम एमआरएनए में आनुवंशिक कोड का उपयोग करके प्रोटीन को संश्लेषित करते हैं। अगर हम देखें कि यहाँ पर प्रतिकृति जो है वो डीएनए की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया है, और जो अनुलेखन है वह डीएनए से आरएनए में आनुवंशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया है, यानी कॉपी, उसकी कॉपी बनाने की प्रक्रिया है। और जो उत्परिवर्तन या म्यूटेशन बोलते हैं उसको, वह डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन है। नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्षय संसाधन है? ठीक है, रिन्यूएबल सोर्स के बारे में यहाँ बात की गई है। ऑप्शन इज कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, सोलर एनर्जी। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सोलर एनर्जी। जो सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है और इसे एक अक्षय संसाधन माना जाता है क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से नवीनीकृत होता रहता है। जो प्राकृतिक गैस है यह एक जीवाश्म ईंधन है और एक अनवीनीकरणीय संसाधन है। जो ऑयल है वो भी एक जीवाश्म ईंधन है और एक अनवीनीकरणीय संसाधन है। और कोयला एक जीवाश्म ईंधन है और एक अनवीनीकरणीय संसाधन है। ठीक है, यहाँ पे जो ये तीन ऑप्शन दे रखे हैं एक्स्ट्रा, ये तीनों अनवीनीकरणीय संसाधन है। यहाँ पर पूछा गया है कि नवीनीकृत होना चाहिए और कौन सा अक्षय संसाधन है, तो यह सौर ऊर्जा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन है, कौन सा जीव मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर अपना भोजन प्राप्त करता है? मतलब मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़ता है और उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। सो ऑप्शन है स्वपोषी, परपोषी, मृतपोषी या परजीवी। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब आपको यहाँ मृत कार्बनिक पदार्थ लिखा हुआ है तो यहाँ पर ऑप्शन मैच हो रहा है मृतपोषी। मृतपोषी से मृत कार्बनिक पदार्थ, सो राइट ऑप्शन हो जाएगा मृतपोषी। यह क्या होते हैं? मृतपोषी जीव जैसे कवक और कुछ बैक्टीरिया मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर और पोषक तत्वों को अवशोषित करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो परजीवी होते हैं यानी पैरासाइट होते हैं, वह परजीवी एक जीवित मेजबान से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और अक्सर मेजबान को नुकसान पहुंचाते हैं। आप ये ऑप्शंस भी याद रखिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में आपसे परजीवी या स्वपोषी या मृतपोषी के बारे में पूछा गया तो आप उसको अच्छे से बता पाए। ठीक है, जो परपोषी होते हैं वो परपोषी जीव भोजन के लिए अन्य जीवों का उपभोग करते हैं, और जो स्वपोषी होते हैं वह स्वपोषी जीव जैसे पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर अपना भोजन प्राप्त करता है, तो वह हो जाता है मृतपोषी। नेक्स्ट वन है, कौन सा हार्मोन लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन है इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन, एस्ट्रोजन। सो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा एड्रेनालिन। एड्रेनालिन जिसे एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है, अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा उत्पादित एक हार्मोन है जो शरीर को तनावपूर्ण परिस्थितियों में लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के लिए तैयार करता है। जो थायरॉक्सिन होता है वह चयापचय को नियंत्रित करता है। इंसुलिन जो होता है रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, और जो एस्ट्रोजन होता है यह महिला का सेक्स हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट वन है, कौन सा पौधे का कौन सा भाग परागण के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन है पत्ती, तना, जड़ और फूल। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा फूल यानी फ्लावर। यह हमारा परागण के लिए जिम्मेदार होता है।
फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं और परागण के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसमें पुंकेसर यानी नर भाग होते हैं जो पराग का उत्पादन करते हैं और स्त्री केसर मादा भाग होते हैं जिनमें अंडाशय होता है। यानी हम रूट की बात करें अगर यहाँ, तो जड़ें पौधे को जमीन में लंगर डालती है और पानी और खनिजों को अवशोषित करती है। जो तना होता है वो पौधे को सहारा देता है। हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन की भी बात करी है अपनी पिछली सीरीज में। जो तना होता है पौधे को सहारा देता है और पानी और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। जो पत्तियां होती है, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होती है। तो यहाँ पर पूछा गया था पौधे का कौन सा भाग परागण के लिए जिम्मेदार है। सो हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन फ्लावर। अगर आपको यह कंटेंट पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ों को जानने के लिए आप निःशुल्क हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।